राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद अब ये तय हो गया है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। 18 जुलाई को हुए मतदान में आपने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते हुए देखा होगा। दरअसल बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। आइए समझते हैं पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की इस प्रक्रिया को इस वीडियो में। इस इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं करते, बल्कि इसमें वोट करते हैं हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने चुने हुए यानी कि इलेक्टेड मेंबर की बात की है, यानी कि नॉमिनेट हुआ कोई भी सदस्य इस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो या किसी विधानसभा से हो। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब अगर आप यूपी से हैं तो आपके विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी सिक्किम के किसी विधायक के वोट वैल्यू से। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने एक खास फॉर्मूले का यूज किया है। एक एमएलए की वोट वैल्यू इक्वल टू होगी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की टोटल पॉपुलेशन, उसे डिवाइड कर देंगे उस राज्य में टोटल एमएलए की संख्या और उसे इनटू कर देंगे 1000 से। जितनी भी वैल्यूज आएगी वो एक विधायक की वोट वैल्यू होगी। आइए इसे अब एक रियल एग्जांपल समझते हैं। यूपी की जनसंख्या जो कि साल 1971 में थी 8,38,48,797। इसे डिवाइड करेंगे यूपी के टोटल विधायकों की संख्या से, यानी कि जो है 403, और इसे इनटू कर देंगे 1000 से। ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 208, यानी कि यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू है 208। अगर सिक्किम राज्य की बात की जाए तो वहाँ की जनसंख्या थी 1971 में 21 लाख। अगर इसे डिवाइड किया जाए वहाँ के कुल विधायकों की संख्या से जो है 32 और इसे इनटू किया जाए 1000 से तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 6.56। अगर राउंड फिगर किया जाए तो ये आएगी 7। सिक्किम के विधायक की एक वोट वैल्यू अलग अलग है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हमने 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये डेटा को कलेक्ट किया है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि 70 के दशक में पूरे देश में परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे ताकि लोगों की गरीबी दूर हो पाए और देश आर्थिक तरक्की की तरफ बढ़े। इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 55 को इंट्रोड्यूस किया। इस आर्टिकल में बताया गया कि अब साल 2000 के बाद होने वाली जनसंख्या के रिजल्ट आने तक 1971 की जनगणना को बेस ईयर माना जाएगा किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। अब आता है साल 2001। पूरे देश में जनगणना की जाती है, लेकिन जनगणना के रिजल्ट आने से पहले ही तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान में 84वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसमें कहा गया कि अब साल 2026 तक बेस ईयर को 1971 की जनगणना को माना जाएगा। लेकिन सरकार को ऐसा संशोधन करना क्यों पड़ा? इसको जानने के लिए नजर डालनी होगी राज्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या पर। वर्ष 1971 में भारत की टोटल जनसंख्या थी 56 करोड़, जो 2001 में बढ़कर लगभग 107 करोड़ हो गई थी। जहां एक और उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जबरदस्त जनसंख्या का इजाफा हुआ। वहीं साउथ के कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या लगभग नियंत्रण में रही। इसीलिए साउथ इंडिया के कई स्टेट ने सरकार के सामने ये बात रखी कि हमने परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफ़ी काम किया, अपने राज्यों में इसको बढ़ावा दिया, जिससे हमारी जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है। अब यदि 2001 को आधा वर्ष मान दिया जाए तो इन साउथ इंडिया स्टेट की वोट वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिससे कि पूरे इलेक्शन का नतीजा बदल सकता है। उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि 1971 को ही आधा वर्ष क्यों मान लिया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब आते हैं करंट टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश में एक एमपी की वोट वैल्यू थी 208 और यूपी में टोटल विधायकों की संख्या है 403। अगर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी 83,824, यानी कि ये टोटल वोट वैल्यू होगी उत्तर प्रदेश में एमएलए की। इसी प्रकार अगर पूरे देश के एमएलए की वोट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो ये टोटल निकल कर आती है 5,49,774। अब आते हैं एक सांसद की वोट वैल्यू पर। इसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने एक खास फॉर्मूले को यूज किया है। एक एमपी की वोट वैल्यू होगी पूरे देश के टोटल एमएलए की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल सांसदों की संख्या जो लोकसभा और राज्यसभा से होंगे। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 233 सदस्य हैं। अगर इनको दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू आती है 776। इस प्रकार इस फॉर्मूले में रखकर एक सांसद की वोट वैल्यू आती है 708.08। अगर इसे राउंड फिगर किया जाए तो 708 एक सांसद की वोट वैल्यू आती है। टोटल वोट वैल्यू देखा जाए पूरे सांसदों की तो इसे दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आता है 5,49,408,
जो कि लगभग बराबर है एमएलए और एमपी के वोट वैल्यू। संविधान निर्माताओं ने इस बात का खास ध्यान रखा कि एमपी तथा सारे एमएलए की वोट वैल्यू के बीच में ज्यादा अंतर न रहे, ताकि सभी स्टेट तथा यूनियन गवर्नमेंट के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ के जो एमएलए होंगे वो अब वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इसलिए इस समय टोटल 4025 एमएलए थे वोट देने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में। और अगर इन टोटल एमएलए की वोट वैल्यू को कैलकुलेट की जाए तो ये होती है 5,43,233। जैसा हमने बताया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एमएलए तथा एमपी के बीच में, इसीलिए एमएलए की वोट वैल्यूज में अगर चेंज आया है तो यानी कि एमपी के भी वोट वैल्यू में चेंज आएगा इस फॉर्मूले से। अब एक सांसद की वोट वैल्यू भी चेंज होगी। इसे इस फॉर्मूले से देखते हैं। 5,43,231 को डिवाइड करेंगे टोटल सांसद से जो है 776, तो ये वोट वैल्यू आती है 700, यानी कि अब एक एमपी की वोट वैल्यू होगी 700। अब टोटल सांसदों की वोट वैल्यू हो जाएगी 700 × 776, जो निकल कर आएगी 5,43,200, जो लगभग बराबर है टोटल एमएलए की वोट वैल्यू के। अब अगर टोटल वोट वैल्यू कैलकुलेट की जाए एमएलए और एमपी की तो ये निकल कर आती है 10,86,431, यानी किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को इतनी संख्या में से कम 50% वोट को प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 64.03% वोट प्राप्त कर लिए, यानी कि वो अब देश की 15वें राष्ट्रपति होंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में पहली बार रायरंगपुर से नगर पंचायत पार्षद के लिए चुनाव लड़ी और विजयी हुई, और साल 2000 से 2009 तक वो मयूरगंज जिले के रायरंगपुर के विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक बनी। सन 2002 से 2004 तक ये वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री भी रही। इनके उत्कृष्ट काम के लिए सन 2007 में उड़ीसा विधानसभा ने इनको नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया। इसी के साथ वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बन गई। इनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए। इन्होंने अपने पति तथा दोनों बेटों को खो दिया, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक डिप्रेशन में चली गई थी, और इससे उभरने के लिए इन्होंने तब मेडिटेशन सेंटर का सहारा लिया। देश के लिए कुछ करने की ललक और जज्बे ने फिर से इनको राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। 24 जून 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरा, और अब द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ स्कूल के बच्चे द्रौपदी मुर्मू के जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल ये वही स्कूल है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, और वो अब देश के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर पहुंच गई हैं। ये वीडियो हमें बताती है कि भारत सही मायनों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।